नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। देश में अब तक 11,86,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ होने की दर 65.76% हुई। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा, परिवार और दोस्तों से बात करने के लिए अस्पताल में कोविड-19 मरीजों को स्मार्टफोन और टैबलेट डिवाइस उपयोग करने की अनुमति दी जाए। डीसीजीआई ने भारतीय सीरम संस्थान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के मनुष्यों पर दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दी। केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख का प्रशासन किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर खुबानी की खेती को प्रोत्साहन देगा। देश भर में आज रक्षाबंधन और विश्व संस्कृत दिवस मनाए जा रहे हैं और आईपीएल इस साल 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमारात में खेला जाएगा। दोपहर समाचार में मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी नईम अख्तर। देश में अब तक कुल 11,86,203 कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 40,574 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 65.76% हो गई है। कोरोना से मृत्यु दर घटकर 2.11% रह गई है। ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सघन परीक्षण, पता लगाने और उपचार की रणनीति अपनाई है। नियंत्रण की प्रभावी रणनीतियों और क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल ने ठीक होने की दर में सुधार किया है, साथ ही मृत्यु दर को भी कम किया है। ठीक होने की दर के मामले में दिल्ली 89.56% के साथ पहले स्थान पर है। हरियाणा, तमिलनाडु, लद्दाख और असम बेहतर प्रदर्शन करने वाले अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां ठीक होने की दर 75% से ऊपर है। 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां ठीक होने की दर राष्ट्रीय औसत 65.76% से बेहतर है। महाराष्ट्र में अब तक सर्वाधिक लोग ठीक हुए हैं। इसके बाद तमिलनाडु, दिल्ली और आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत दर 2.11 से कम है। कुल सक्रिय मामलों में 67.81% से अधिक मामले महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से हैं। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि एक दिन में 52,972 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के बाद संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 18,03,695 हो गई है। इनमें से 5,79,357 मरीजों का इलाज चल रहा है। एक दिन में 771 लोगों की मौत के साथ देश भर में मृतकों की संख्या 38,135 हो गई है। इस बीच देश में कोविड महामारी के आरंभ से अब तक 2 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के अधिकारी ने कहा है कि अब तक कुल 2 करोड़ 2,02,858 नमूनों की कोविड जांच की गई है। कल विभिन्न जांच केंद्रों में 3,81,027 नमूनों की जांच की गई। इस समय देश में 1,348 प्रयोगशालाओं में कोविड जांच की जा रही है। इनमें 914 सरकारी और 434 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि अस्पताल में भर्ती कोविड रोगियों को स्मार्टफोन और टैबलेट साथ रखने की अनुमति दी जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने राज्य सरकारों को इस आशय का पत्र लिखा है। अब कोविड रोगी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने परिवार और दोस्तों से बातचीत कर सकेंगे। इससे उन्हें मानसिक दबाव से उबरने में मदद मिलेगी। हालांकि अस्पताल वार्ड में मोबाइल फोन की अनुमति है, लेकिन कुछ रोगियों के परिजनों ने सरकार को लिखा था कि अस्पताल प्रशासन रोगियों को मोबाइल फोन की अनुमति नहीं दे रहा है। भारतीय औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई ने भारतीय सीरम संस्थान को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के मनुष्य पर दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दे दी है। महानियंत्रक डॉक्टर वीजी सोमानी ने कोविड-19 के बारे में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर गहन मूल्यांकन के बाद भारतीय सीरम संस्थान को कल ये मंजूरी दी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन सीडीएससीओ की विशेषज्ञ समिति ने शुक्रवार को कोविड वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण की परीक्षण की अनुमति देने की सिफारिश की थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये 8 अगस्त से लागू होंगे।
इनके तहत यात्रियों को यात्रा से कम 72 घंटे पहले स्वघोषणा ऑनलाइन पोर्टल न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रस्तुत करनी होगी। उन्हें इस पोर्टल पर ये शपथ पत्र भी देना होगा कि वो अनिवार्य रूप से 14 दिन तक क्वारंटीन में रहेंगे। इसमें से 7 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का उन्हें भुगतान करना होगा। 7 दिन तक वे घर पर आइसोलेशन में रहेंगे। गर्भवती महिलाओं, गंभीर बीमारी और परिवार में मृत्यु की स्थिति में घर पर 14 दिन तक क्वारंटीन की अनुमति होगी। यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने पर नेगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से छूट मिल सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 69 लोगों में संक्रमण के साथ कोविड मरीजों की संख्या 2703 तक पहुंच गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है और अब इन मरीजों का आंकड़ा 2703 तक पहुंच गया है, जबकि 1115 संक्रमित मरीज विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन है। 1559 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 59 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 57 कोरोना मरीज पुष्टि हुए हैं। बीते 24 घंटों में सोलन जिले में सर्वाधिक 27 कोरोना संक्रमित मामलों की पुष्टि हुई है। विभाग के अनुसार अब तक 1,50,186 लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 1,46,514 लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 983 नए मामले आने से राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 67,660 हो गई है। राज्य चिकित्सा और स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 1,019 रोगियों को ठीक होने और विभिन्न अस्पतालों से कल छुट्टी मिलने के बाद स्वस्थ होने वालों की दर 71.8% हो गई है। इस बीच कल 11 रोगियों की मौत हो जाने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 551 हो गई है। इस बीच राज्य के कई जिलों में कोविड-19 मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। नए मामलों में 273 हैदराबाद से, 73 मामले रंगारेड्डी जिले से, वारंगल शहरी से 57, करीमनगर से 54, मीरचल मलकाजगिरी से 48, निजामाबाद से 42 और संगारेड्डी में 37 नए मामले सामने आए हैं। राजस्थान में कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट। राजस्थान में पिछले एक सप्ताह से हर दिन 1000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। आज सुबह 10:30 बजे तक 565 मामले सामने आए हैं, जिनमें जयपुर के सबसे ज्यादा 94 मामले हैं। प्रदेश में अब तक करीब 45,000 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 13,000 है। राज्य में जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज के बाद कोटा में भी प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हो गई है। नीलेश कालभोर, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। महाराष्ट्र में कल 9,926 कोविड रोगियों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एक दिन में स्वस्थ लोगों की ये सबसे बड़ी संख्या है। मरीजों के ठीक होने की दर में सुधार के कारण अब लोग खुद इस बीमारी के लक्षण दिखने पर जांच के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन कुछ निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से ज्यादा बिलों की वसूली के कारण निम्न मध्यम तथा मध्यम वर्गों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निजी अस्पतालों के अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने हेतु स्थानीय प्रशासनों ने समितियां गठित की है और ये समितियां निजी अस्पतालों द्वारा वसूले जाने बिलों पर नजर रख रही है। वहीं सरकार ने पहले ही अस्पताल में होने वाले इलाज के अनुसार प्रतिदिन शुल्क की अधिकतम मर्यादा निर्धारित की है। कई जिलों में प्रशासन ने कोविड के लक्षण वाले लोगों को जांच की सुविधा निःशुल्क मुहैया की है और चेस द वायरस के लक्ष्य को सामने रखकर परीक्षण केंद्रों की जांच की क्षमता में वृद्धि की है। इसी के कारण मरीजों की बढ़ती संख्या के बावजूद ठीक होने के दर में लगातार सुधार जारी है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मिजोरम में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 14 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 482 हो गई है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार राज्य में इस समय 224 रोगियों का इलाज चल रहा है। कल 5 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही अब तक 258 रोगी कोविड-19 से ठीक हुए हैं। असम में आज कोविड-19 के कड़े नियमों के बीच मॉल, होटल और रेस्तरां खुले हुए हैं। हालांकि गुवाहाटी में सड़क के एक तरफ के मॉल और जिम्नेजियम खोले गए हैं। असम सरकार ने इस महीने की 14 तारीख तक होटल और मॉल खोलने के कल निर्देश जारी किए थे। आज और कल एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति दी गई है। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से 65 साल से अधिक और 10 वर्ष के कम के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। असम में 10,412 कोविड-19 के संक्रमित मामले हैं।
बिहार विधानसभा का एक दिन का वर्षाकालीन अधिवेशन आज हो रहा है। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले ये अंतिम सत्र है। पहली बार विधानसभा का सत्र विधानसभा परिसर से बाहर आयोजित किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण विधानसभा सत्र गया भवन में आयोजित किया गया है। इस बीच राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 57,270 हो गई है। इनमें से 36,637 ठीक हो गए हैं, जबकि 20,311 का इलाज चल रहा है। 322 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राज्य में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 64% है। गुजरात के सीमावर्ती केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप शुरू किया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि ई ज्ञान मित्र ऐप विद्यार्थियों और अभिभावकों में काफी लोकप्रिय है। ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप कक्षा 3 से 12 तक के छात्रों को पूरी शिक्षा मुहैया कराती है। नियंत्रण कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान को रिकॉर्ड किया जाता है और उन्हें ऐप पर अपलोड किया जाता है। शिक्षा के अलावा इस ऐप पर क्विज भी उपलब्ध की जाती है। तीसरी कक्षा में पढ़ाई कर रही छात्रा के पिता चंदन तिवारी ने इस ऐप को बहुत उपयोगी बताया। मेरा नाम चंदन तिवारी है। मेरी बच्ची 3rd क्लास में पढ़ती है। ई ज्ञान जो पढ़ाई चालू किया गया है वो स्कूल से टीचर भेजे, जो कुछ बेसिक पढ़ाई होता है और हमें जो कुछ समझ में नहीं आता था स्कूल में हम आए, हमको टीचर ने बराबर समझाई और इससे सब कुछ अच्छा बराबर है। जबकि दूसरे बच्चे के पिता अशोक कुमार ने कोरोना महामारी के कारण स्कूल बंद है, तब इस ऐप शुरू करने के लिए दमन प्रशासन का धन्यवाद किया। पहले तो लॉकडाउन की वजह से बच्चे लोग घर में बैठे थे, इसलिए पढ़ने के लिए बहुत काम आया, क्योंकि वैसे भी बच्चे घर में गेम खेलते थे, टीवी देखते थे, तो ये ज्ञान मंत्र ऐप है, उसी की वजह से पढ़ाई भी होती है और बच्चे पूरा दिन पढ़ते रहते हैं। मैं तो अपने प्रशासक का आभारी हूँ कि ये ऐप निकाला, इनके वजह से बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं। दमन में प्रदीप भावसार के साथ योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है। आकाशवाणी से बातचीत में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सुरक्षित दूरी का कड़ाई से पालन करने और हाथ धोने की आदत के बारे में सलाह दी। Regular hand washing should be done. So those who in an area where there is coronavirus infection should wash their hands regularly. You should avoid going to crowded places because if someone in the crowd is coughing and has the infection, he can spread to others in the crowded places. And if any member in your family has fever, cough, cold, he should stay at home and avoid going out so that he doesn't spread the infection to other people in the community. एम्स के ही डॉक्टर अनंत मोहन ने कहा कि लोगों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन या मलेरिया रोधी दवाएं बिना किसी डॉक्टर के सलाह के नहीं लेनी चाहिए। Please do not take medicines such as azithromycin, other antibiotics, antivirals or hydroxychloroquine or other antimalarials without a proper prescription by a doctor. Do not self-medicate. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में वृद्धावस्था विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रसून चैटर्जी चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-233-14444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश में अब तक 11,86,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ होने की दर 65.76% हुई। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा, परिवार और दोस्तों से बात करने के लिए अस्पताल में कोविड-19 मरीजों को स्मार्टफोन और टैबलेट डिवाइस उपयोग करने की अनुमति दी जाए। डीसीजीआई ने भारतीय सीरम संस्थान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के मनुष्यों पर दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दी। केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख का प्रशासन किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर खुबानी की खेती को प्रोत्साहन देगा। देश भर में आज रक्षाबंधन और विश्व संस्कृत दिवस मनाए जा रहे हैं और आईपीएल इस वर्ष 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमारात में खेला जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बागवानी विकास गतिविधियों के केंद्र में आ गई है। अब क्षेत्र की प्रमुख बागवानी फसल खुबानी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे खुबानी के किसान बहुत उत्साहित हैं।
लद्दाख प्रशासन ने खुबानी के उत्पादन, विपणन और इसके लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा वित्तीय आवश्यकताओं के बारे में सुझावों के लिए विभिन्न अनुसंधान संस्थानों और विभागों के विशेषज्ञों की समिति बनाई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समिति ने लद्दाख क्षेत्र में खुबानी की खेती में सुधार के बारे में रिपोर्ट सौंप दी है। लद्दाख प्रशासन ने खुबानी के किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों पर काम करना शुरू कर दिया है। इस वित्त वर्ष में खुबानी को प्रोत्साहन देने के लिए 2 प्रदर्शनी लगाई जाएंगी। खुबानी की कई किस्म और प्रजातियां हैं। लद्दाख में खुबानी की विश्व स्तरीय प्रजाति रक्से कॉर्पो की खेती होती है, जिसे दुनिया में सबसे मीठी किस्म माना जाता है। लद्दाख के अलावा खुबानी की खेती हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में होती है। विशेषज्ञ समिति के सदस्य और लेह के मुख्य बागवानी अधिकारी सेवांग ने बताया कि समिति लद्दाख में खुबानी की खेती कर रहे किसानों को समृद्ध बनाने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने मन की बात प्रोग्राम में यूटी लद्दाख की खुबानी का जिक्र किया था। एडमिनिस्ट्रेशन यूटी लद्दाख ने खुबानी को बढ़ावा देने और रिपोर्ट बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील किया। न्यू एसेट्स क्रिएशन के मामले में यूटी लद्दाख में 3 ट्रेनिंग सेंटर, 1 सस्पोल और 2 नुब्रा के सुमूर और तेरसे में काम शुरू किया गया है। प्रशासन के इस कदम से खुबानी के किसानों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मेरा नाम तंजीन थंगजुक ऑर्गेनिक के नाम से लोग जानते हैं। मैं पिछले 10 साल से लद्दाख के एग्रीकोट को आगे बढ़ने के लिए बहुत से सेमिनार, बहुत से वर्कशॉप अपने गार्डन में मनाते आया, तो आज मैं बहुत खुश हूँ। लेह से यांगचा डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद चतुर्वेदी। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सामाजिक आर्थिक संरचना को मजबूत करने और संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए 80,068 करोड़ रुपए की पुनर्निर्माण योजना की घोषणा की थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केंद्र सरकार की इस पहल से जम्मू और कश्मीर के हर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देते हुए बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया। जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के बाद 58,627 करोड़ रुपए की 54 प्रधानमंत्री विकास पैकेज परियोजनाएं सौंपी गई, जबकि 21,441 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थानांतरित कर दिया गया। जून 2018 के बाद से परियोजनाओं को पूरा करने में तीव्रता आई है। इन परियोजनाओं पर जून 2018 में स्वीकृत लागत का 27% खर्च हुआ था, वह इस साल जुलाई में 54% तक बढ़ गया है। सरकार के इस प्रयास के कारण जून 2018 में जहां केवल 7 परियोजनाएं पूरी हुई थी, वह इस साल जून में बढ़कर 17 हो गई है। सुपर्णा सैकिया के साथ मैं दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। 74वें स्वतंत्रता दिवस की ओर बढ़ते हुए आज प्रस्तुत है कृषि और किसान कल्याण पर विशेष जानकारी। देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का 14% का योगदान है और देश की जनसंख्या का 55% हिस्सा खेती से जुड़ा है। इसलिए कृषि सरकार के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद से कृषि और किसानों पर विशेष ध्यान दिया है। सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ई-नाम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसे कार्यक्रमों से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। उत्पादन से लेकर विपणन तक सरकार हर बिंदु पर जोर दे रही है। 2014 से पहले कृषि बजट लगभग 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का होता था। कृषि बजट को सरकार ने बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 75,000 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के जरिए भेजा जा रहा है। देश में 10,000 किसान उत्पादक संगठन एफपीओ का गठन किया जा रहा है और सरकार प्रत्येक एफपीओ को सहयोग प्रदान करेगी। अन्नदाता सुखी भव के मंत्र के साथ नरेंद्र मोदी सरकार किसानों तक प्रौद्योगिकी को पहुंचाने और किसानों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण WEE संस्था कॉलेज जाने वाली छात्राओं से लेकर मध्यम आयु समूह की गृहिणियों तक सभी महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने में मदद कर रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में सहायता और समर्थन प्राप्त ये संस्था IIT दिल्ली में महिलाओं के लिए उद्यमिता विकास के बेजोड़ प्रयास कर रही है। मेघना गांधी इस संस्था की प्रमुख लाभार्थियों में से एक हैं। वो रिबन कैंडी में संस्थापक और क्रिएटिव डायरेक्टर हैं।
आकाशवाणी समाचार से बातचीत में सुश्री मेघना गांधी ने बताया कि उनकी संस्था उपेक्षित महिलाओं के साथ मिलकर काम करती है और उनके प्रयासों से 30 से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचा है। The mentorship program by V Foundation is a great place to meet and interact with like-minded women entrepreneurs. Since all of us have had the same set of challenges at one point or another, the interactions and discussions were invaluable. The faculty and guest lecturers were the best in their field, and they gave us in-depth insights on various entrepreneurial aspects, challenges, and how to face them. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भाई बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहन अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और उनकी संपन्नता, अच्छे स्वास्थ्य तथा भलाई की कामना करती हैं। इस वर्ष भारतीय कंपनियों और स्वयं सहायता समूहों की राखी ने चीन के राखी उत्पादों का स्थान ले लिया है। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद दुकानदारों तथा लोगों ने चीन की राखियों का पूरी तरह से बहिष्कार किया है। मैं इन दिनों देख रहा हूं कि कई लोग और संस्थाएं इस बार रक्षाबंधन को अलग तरीके से मनाने का अभियान चला रहे हैं। कई लोग इसे वोकल फॉर लोकल से भी जोड़ रहे हैं और बात भी सही है। हमारे पर्व हमारे समाज के, हमारे घर के पास ही किसी व्यक्ति का व्यापार बढ़े, उसका भी पर्व खुशहाल हो, तब पर्व का आनंद कुछ और ही हो जाता है। सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा है कि राखी प्रेम, स्नेह और विश्वास का पवित्र धागा होता है। उन्होंने सभी से महिलाओं की मर्यादा और सम्मान के लिए एकजुट रहने का संकल्प लेने को कहा। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि पूरे भारत और विश्व में रक्षाबंधन के अवसर पर भाई और बहन के बीच पवित्र संबंधों का सम्मान किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माता अमृतानंदमयी और स्वर सामग्री लता मंगेशकर का आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने श्री मोदी को रक्षाबंधन के अवसर पर शुभकामनाएं भेजी थीं। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की नारी शक्ति से आशीर्वाद से उन्हें शक्ति मिलती है। श्री मोदी ने कहा कि करोड़ों माताओं और बहनों की शुभकामनाओं से भारत नई ऊंचाइयां और नई सफलताएं हासिल करेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रक्षाबंधन की बधाई दी है। विश्व संस्कृत दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत भाषा के संवर्धन और अध्ययन अध्यापन में लगे सभी लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि संस्कृत सुंदर भाषा है, जिसने कई वर्षों तक भारत का ज्ञान भंडार बनाए रखा। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि संस्कृत को और लोकप्रिय बनाने के लिए काम करें। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देशवासियों को बधाई दी है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत के वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों की रचना संस्कृत में की गई थी। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा कई अन्य भाषाओं की जननी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय सूचना सेवा के 1986 बैच के अधिकारी जयदीप भटनागर ने आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसके पहले वे प्रसार भारती में पश्चिम एशिया संवाददाता और पत्र सूचना कार्यालय में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं। श्री भटनागर ने पूर्व प्रधान महानिदेशक ईरा जोशी का स्थान ग्रहण किया है, जो पिछले महीने की 31 तारीख को सेवानिवृत्त हो गईं। उत्तर प्रदेश में सभी की निगाहें अयोध्या पर हैं, जहां राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की मिट्टी तथा देश की पवित्र नदियों के जल अयोध्या ले जाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जानकारी दी है कि श्री बद्रीनाथ धाम, रायगढ़ के किले, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, श्री महाकालेश्वर मंदिर और हुतात्मा चंद्रशेखर आजाद और बिरसा मुंडा के जन्म स्थान के साथ ही अन्य अनेक पवित्र और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की मिट्टी और जल अयोध्या पहुंच चुका है। इसके अलावा हल्दी घाटी, रानी लक्ष्मीबाई और रानी दुर्गा के किले की मिट्टी और मानसरोवर, गंगा सागर तथा अन्य सागरों का जल भी पूजन हेतु अयोध्या पहुंच गया है। इस मिट्टी और जल का इस्तेमाल राम मंदिर के निर्माण और भूमि पूजन के दौरान किया जाएगा। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम भक्तों से एक बार फिर अपील की है कि वो भूमि पूजन के दिन घर पर ही रहकर भगवान राम का चिंतन करें। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मध्य प्रदेश में राम राजा मंदिर की पवित्र मिट्टी और बेतवा नदी के जल को ओरछा से अयोध्या भेजा गया है। ओरछा को बुंदेलखंड की अयोध्या के रूप में भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में विभिन्न संगठनों ने भी मंदिरों को सजाने और घरों को रोशन करने की अपील की है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। इन दिनों पूरे देश में भले ही अयोध्या की गूंज है, लेकिन ओरछा के राम राजा हमेशा ही अयोध्या के रामलला के साथ बराबरी से चर्चा में रहते हैं। मध्य प्रदेश के ओरछा से अयोध्या की दूरी लगभग 450 किलोमीटर है, लेकिन इन दोनों पवित्र शहरों के बीच लगभग 600 साल पुराना संबंध है। ऐसा कहा जाता है कि ओरछा के बुंदेला शासक मधुकर शाह की पत्नी रामलला को अयोध्या से ओरछा लेकर आई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ओरछा के साथ साथ राज्य के अन्य मंदिरों को सजाने की अपील की है। 4 अगस्त की रात और 5 अगस्त की रात हम अपने अपने घर दीपक जलाएं, विद्युत बल्ब की लड़ियां जलाएं और ओरछा को विशेष रूप से ओरछावासी सजाएं। मध्य प्रदेश के 2 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों उज्जैन के महाकाल मंदिर और ओंकारेश्वर की मिट्टी और भस्म तथा क्षिप्रा नदी के पवित्र जल को भी अयोध्या भेजा गया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और अवधारा समूह की नदियों में जलस्तर बढ़ने से कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। मुजफ्फरपुर में सकरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत तिरहुत नहर के तटबंध में दरार आने से मोहम्मदपुर कोठी पंचायत क्षेत्र में जिले के मुरौल ब्लॉक के पिलखू गांव के निकटवर्ती अनेक गांवों में बाढ़ आ गई है। भीषण बाढ़ से राज्य के 14 जिलों में 55 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। दरभंगा में सबसे बुरा असर पड़ा है, जहां 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लद्दाख में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या शाम के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गुवाहाटी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बिजली गिरने की भी आशंका है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस वर्ष का इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 19 सितंबर से 10 नवंबर तक संयुक्त अरब अमारात में खेला जाएगा। आईपीएल संचालन परिषद की कल रात वर्चुअल बैठक में ये फैसला लिया गया। भारत में कोविड की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए परिषद ने ये टूर्नामेंट भारत से बाहर कराने का फैसला किया। आईपीएल के मैच दुबई, शारजाह और अबुधाबी में खेले जाएंगे, लेकिन इससे पहले भारत सरकार की आवश्यक मंजूरी लेनी होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घरेलू क्रिकेट गतिविधियां फिर शुरू करने के लिए सभी राज्य क्रिकेट संघों को मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद ही फिर प्रशिक्षण शुरू किया जा सकेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में अब तक 11,86,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ होने की दर 65.76% हुई। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा, परिवार और दोस्तों से बात करने के लिए अस्पताल में कोविड-19 मरीजों को स्मार्टफोन और टैबलेट डिवाइस उपयोग करने की अनुमति दी जाए। डीसीजीआई ने भारतीय सीरम संस्थान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के मनुष्यों पर दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दी। केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख का प्रशासन किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर खुबानी की खेती को प्रोत्साहन देगा। देश भर में आज रक्षाबंधन और विश्व संस्कृत दिवस मनाए जा रहे हैं।
और IPL इस वर्ष 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमारात में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।